हेलो डियर, नमस्ते। तो आज हम लोग जो है वो क्लास सिक्स की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब जानेंगे। तो बहुत सारा चीज़ मन में आता है, बहुत सारा डाउट्स होता है। मम्मी से पूछते होंगे हम लोग कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे दिखेंगे फ्यूचर में, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये खाना कहाँ से आ रहा है जो हम लोग खा रहे हैं। ये सब छोटे छोटे बच्चों के मन में डाउट आता है। रॉकेट जो है वो कहाँ से उड़ के जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, सूरज निकल रहा है, फिर सूरज जो है वो छिप जा रहा है, बारिश हो रहा है, बादल बन रहे हैं। तो ये सब हम लोग के मन में आता है डाउट, हम लोग के मन में ये सब सवाल आते हैं। तो देखिए, इसको एनसीईआरटी बुक में 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो विषय क में बोलता है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं। भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं और विश्व, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग सोशल साइंस के थ्रू। इसके भूभाग और निवासी के बारे में जानते हैं, कहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, जैसे स्थल स्वरूप एवं वहाँ का जीवन। ठीक है, स्थल स्वरूप जैसे कि हम लोग रहते होंगे कहीं तटीय इलाके पे, कहीं पहाड़ी क्षेत्र पे, कहीं पठारी क्षेत्र पे, वो सब। महासागर जो सुनते हैं हम लोग ना कि हाँ ये महासागर प्रशांत महासागर है, इतना बड़ा होता है, उसके बारे में जानेंगे। महाद्वीप के बारे में जानेंगे। पृथ्वी और उस पर जो भी स्थान स्थित है उसके बारे में जानेंगे, इसलिए पढ़ते हैं। तो ये आप ग्रीन कलर से डिनोट किया है क्योंकि ये जियोग्राफी का पार्ट है, भूगोल का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग अतीत की चित्रपट, ख में बोलता है अतीत के चित्रपट से रिलेटेड चीज़, मतलब कि अपना पास्ट के बारे में जानेंगे, जो हमारे इतिहास, ये जो है इतिहास सब्जेक्ट में आता है। इतिहास मतलब कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पहले जो था वो कैसा जनरेशन था, लोग कैसे सरवाइव करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस टाइप के दिखते थे, वो सब। तो ये इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड था। अभी जैसे 2025 चल रहा है, अभी से पहले 2024 चल रहा होगा, फिर एक टाइम ऐसा होगा कि 2000 होगा, उस टाइम में कंट्री का सिचुएशन क्या होगा, किस, ये सब पढ़ेंगे। भारत अर्थात इंडिया के बारे में देखेंगे कि ये पहले किस लेवल में था, मतलब कि कहाँ तक विकास हुआ था, अभी कहाँ पे है, पहले यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, कहाँ से आए यहाँ पे जो लोग आए। भारत की सभ्यता का प्रारंभ, भारत में पहले के लोग, जैसे एक है ना वास्को डी गामा, जो कि भारत की खोज पढ़ते हैं हम लोग। तो भारत में कैसे लोग एग्जिस्ट करते थे, ये सब देखेंगे। तो ये हमारा हिस्ट्री में आएगा, इतिहास में। फिर थर्ड आता है विषय ग, हमारा तीसरा, जो कि हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपराएं के बारे में बात करेगा। हम लोग का कल्चर के बारे में बात करेगा कि किस एरिया के लोग किस टाइप से रहते हैं, उनका खाना पीना क्या है, उनका पहनना ओढ़ना क्या है, उनका कल्चर क्या है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत की सांस्कृतिक जड़ें, विविधता में एकता या एक में अनेक, मतलब कि इंडिया जो है, भारत जो है, उसमें हर एक जगह पे अलग अलग बोली बोली जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो वही चीज़ है, एकता में, विविधता में एकता और एक में अनेक। तो ये हमारा संस्कृति से रिलेटेड भी बताता है। फिर आता है हमारा घ, तो यहाँ पे शासन और लोकतंत्र, जैसे जानते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पहले भी राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, तो वो सब के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे परिवार और समुदाय, मुखिया लोग बनता है गांव में ना, हमारा फैमिली का भी मुखिया होता है, जो सबसे हेड होता है, जैसे हमारे दादाजी होते हैं। और शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि किस टाइप का है, कौन यहाँ पे शासन कर सकता है, उसकी एज क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ जानेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र में अलग होगा और नगरीय क्षेत्र में अलग तरह का व्यवस्था होगा। ये सब जानकारी प्राप्त होता है हमें सामाजिक विज्ञान से। फिर इसका हमें बोलता है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि आर्थिक जीवन कैसा है, लोग क्या क्या व्यवस्था करते हैं अपने जीने खाने के लिए, क्या करते हैं उसके लिए, कार्य करते हैं, इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ क्या क्या काम होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यही है हमारा भूगोल का और इतिहास का पार्ट। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में। आगे देखते हैं। आप लोग इस फोटो को देख करके ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। देख सकते हैं ये रोड है, ये तालाब है, ये माउंटेन है, ये ट्री है, ये घर है, ये बादल या आसमान है, ये माउंटेन पे पेड़ पौधा है। उसके बाद देख लिए फोटो को। अब यहाँ पे बताइएगा, आप लोग के मन में आया होगा क्वेश्चन कि माउंटेन के बगल में नहीं भी आया है तो झील है, और झील में पानी कहाँ से आ रहा है। सड़क जो है वहाँ पे सड़क का निर्माण कोई कराया ही होगा, तो क्यों बनवाया सड़क, कौन कराया इसका निर्माण, कौन बनवाया। इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग, घर भी था तो घर में तो लोग रह ही रहे होंगे, तो घर में जो लोग रहे वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, क्या क्या गतिविधियाँ करते होंगे, क्या क्या काम करते होंगे, उनका इतिहास कैसा रहा होगा, वो अब कैसे रहते हैं, पहले कैसे रहते थे, उनका क्या भविष्य है, वो आगे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़। अपने उत्तर को लिखिए एवं अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। आप लोग डिस्कस कीजिए, माइंड में सोचिए कि झील में पानी कहाँ से आ रहा है, सड़क का निर्माण क्यों हुआ, क्यों सड़क बनवाया, रोड क्यों बनवाया गया और कौन बनवाया। घर जो है, घर भी कोई बनवाया होगा, क्यों बनवाया, घर में लोग रह रहे होंगे। अब मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए, अपने मन में क्या क्या, आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं उनको लिखिए। अब आपके पास एक फ़ोटो और लगाएंगे, उसको देखिएगा और उसके बाद आपके मन में जो जो भी क्वेश्चन आएगा, मन में उस फोटो को देख करके और अब प्रश्न आना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़। और जो भी प्रश्न आएगा वो आना चाहिए, अपने मन में लाइए और कॉपी पे भी लिखिए। इन दो चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो माइंड में आ गया, अब इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मम्मी से, पापा से, टीचर से, दोस्त से, सबसे पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे झील में पानी कहाँ से आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आया है तो उसके बगल में माउंटेन है। देखिए इस फोटो में ये पानी कहाँ से, ये पानी कहीं से बह के आ रहा होगा या फिर ये पहाड़ से भी आ रहा होगा, हो सकता है ना, कहीं से बह के आ रहा होगा। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि आप लोग ज़मीन में कुआं, चापाकल, ये सब का खुदाई किया जाता है ना, तो वो सबसे पानी निकलता है। तो ये जब तालाब बना होगा तो यहाँ पे पानी आया होगा, उस टाइप से भी। तो बहुत तरीका है। अब ये रोड का आया, अब रोड कोई बनवाया होगा, खुद तो नहीं है, तो रोड कोई क्यों बनवाया, उसको ज़रूरत होगा तो बनवाया होगा। तो ज़रूरत क्यों पड़ा, आने जाने में उसको दिक्कत हो रहा होगा। जैसे ये पहाड़ पे आराम से आ जा नहीं सकते हम लोग, लेकिन ये रोड पे आराम से आ जा सकते हैं, नदी तक, तालाब तक आराम से पहुंच सकता है, घर तक पहुंच सकता है। तो इसलिए रोड का निर्माण कराए। ये घर का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारा मौसम से रिलेटेड दिक्कत होता है। जैसे बारिश हो गया तो बारिश में कहाँ रहेंगे, बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब होगा, तो उसके लिए घर बना। ठंडा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब से बचने के लिए घर बनाया गया। घर बनाया तो इसमें लोग रह रहे होंगे, तो लोग सिर्फ रह थोड़ी रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कर रहे होंगे, रह के खाना खा रहे होंगे, खाना खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे होंगे, पेड़ पौधा लगा रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे तालाब से लेकर के। तो ये सब संसाधन है हमारा। एक और फोटो आप लोग देख सकते हैं, इसको देख के और ऑब्जर्व कीजिए, इसको देखिए और अपने मन में प्रश्न लाइए कि क्या क्या चीज़ है, क्यों है, ऐसा क्यों बना, आखिर ये ऐसा क्यों बना, पहला वाला फ़ोटो वैसा क्यों था, पहले के लोग वैसे क्यों रहते थे, अब के लोग ऐसे क्यों रहते हैं। तो आप लोग देख के बहुत बड़ा बड़ा इमारत है यहाँ पे, बहुत बड़ा सा।
ये देखिए कुछ है, ये गाड़ी भी है, ये रोड है ना। यहाँ पे देखिए लाइट लगा हुआ है, बहुत सारा चीज़ है। तो अब ये सब जो है वो क्यों बनाया गया, तो लोगों को ज़रूरत पड़ा तो इसलिए बनाए। ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इसमें कुछ काम होता होगा, फैक्ट्री भी हो सकती है। ये गाड़ी है तो आने जाने में समय बचे, हमारा आसानी से कहीं जा सके, इसलिए बना। ये रोड बना जिससे हमें सुविधा होगी। तो यही सब पढ़ने के लिए सामाजिक विज्ञान पुस्तक होती है, जिसमें हम लोग ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो है वो बहुत सारा उप विषय में बटा हुआ है, जैसे भूगोल, जिसमें हम लोग भूमि से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, पेड़ पौधा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं। इतिहास, जैसे हम अपने पूर्वज के बारे में, पहले हमारी भूमि कैसी थी, पुरानी बातों के बारे में जानते हैं। राजनीतिक विज्ञान, नेता मंत्री जो बनता है ना हमारे देश के लिए, जो संभालता है देश का बागडोर, जो डिसीजन लेता है कि हाँ ये काम होना चाहिए, लोगों की ये ज़रूरत है। हर कोई तो जाके नहीं कर सकता है कि हाँ रोड बनना चाहिए, कोई एक होगा। तो वो सब हम लोग राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, जिसमें इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक होती है, पैसा से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड बात किया जाता है। समाज शास्त्र, सामाजिक चीज़ों के बारे में, सामाजिक लोगों के बारे में, समाज के बारे में बात की जाती है। मानव विज्ञान, मानव से रिलेटेड। पुरातत्व विज्ञान, ये भी हिस्ट्री टाइप में ही आ गया, जैसे पुरातत्व आ गया, मतलब पहले की, पुरातत्व मतलब पुराने तत्वों के बारे में। मनोवैज्ञानिक विज्ञान, ये सब सारे जो है ना वो सामाजिक विज्ञान का उप विषय है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में। जैसे हम लोग देखे थे क ख ग घ, तो विषय क में हम लोग को क्या जानना था, भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उनके मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। इस वाले टॉपिक में हम लोग अपनी भौगोलिक, मतलब भूमि से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड और अपने ग्रह से रिलेटेड बातों को जानेंगे कि वो कहाँ है, कैसे चल रहे हैं, क्या सिस्टम है उनका, ये सब जानेंगे। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट फिर भी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह विषय मानचित्रों से इतर भी चर्चा करता है, मानचित्रों की भी चर्चा करता है। ये सब्जेक्ट जो है मानचित्र की भी चर्चा करता है। यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं, समुद्र, पर्वत, नदियाँ आदि ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है। इस टॉपिक से हम लोग जानेंगे कि हम ह्यूमन का, मानव का, या फिर पृथ्वी का विकास में जो है वो आदमी तो काम किया ही है, उसके साथ साथ समुद्र, पर्वत, नदियाँ, ये सब कैसे मदद किए हैं उन लोग को। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए चाहिए हमको नदी का पानी चाहिए, पर्वत का पत्थर चाहिए, मिट्टी चाहिए, वो सब की हेल्प से हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, तो वे सब हमारी मदद करती हैं। भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति ने उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान प्रदान की है। और भारत के बारे में देखेंगे कि भारत की जो यहाँ की अवस्थिति थी वो कितना बदल गया, क्या पहचान दिया इसको। और विषय ख में अतीत के चित्रपट, मतलब अपना हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आम तौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है, जो भी चित्र है। जैसे आप लोग भगवान का फ़ोटो या फिर अपने अल्लाह ईश्वर का फ़ोटो दीवार पे टांगते होंगे, तो उससे क्या पता चलता है, उससे हम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में ही ना जानते हैं कि हाँ राम भगवान थे, वो वन गए थे। तो ये सब हमारा अतीत है कि पहले ऐसा हुआ है,
रावण से लड़ाई किए थे, ये सब अतीत है कि पहले ऐसा हुआ है। तो ये सब हम लोग चित्र के थ्रू पता चलता है, क्योंकि कोई तो हम लोग को पहले का आदमी जिंदा नहीं है बताने के लिए। पहले जो भी हुआ है हम लोग या तो किताब से पढ़ते हैं या फिर चित्र देखते हैं, उसी से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना प्रारंभ करेंगे, और जो भी यहाँ पे हम बुक में बात करेंगे वो हमारे इंडिया से स्टार्ट होगा। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है, और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। अतीत के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है, जो हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अन्य शब्दों में कहे तो अतीत अभी हमारे साथ है, चूँकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं, अपितु यह लोगों, सरकारों और शासकों द्वारा की गई गलतियों एवं उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। तो देखिए अतीत क्यों ज़रूरी है। अतीत से हम लोगों को पता चला कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे। जैसे बहुत सारे डॉक्टर लोग जो होते हैं वो पेशेंट को देखकर दवा देते हैं, तो प्रैक्टिस के बेसिस पे बताते हैं कि इसको ये बीमारी है। तो वो जब पिछला पेशेंट को देखे होंगे तभी तो पता होगा कि इस टाइप का लक्षण जो है वो ये वाला बीमारी को बताता है। तो यहाँ भी अतीत काम कर रहा है, लेकिन अतीत से हम लोग को मदद मिलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पिछले जनरेशन वाले जो लोग हैं वो ये काम किए थे, तो उसका रिजल्ट उनको ये मिला। अब वो ख़राब काम भी हो सकता है, अच्छा काम भी हो सकता है। अगर कुछ गलत काम किए होंगे, अगर कोई चोरी किया है किसी का पूर्वज या उसका बाबा पापा या जो भी हो, तो उसका बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि चोरी करने के बाद पता चला कि इसको पुलिस लेके जेल चला गया, तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर किसी के पापा बाबा बहुत अच्छे काम किए होंगे, कुछ सामाजिक काम किए होंगे, अच्छे काम किए, कोई विकास का काम किए होंगे, तो उनका बहुत वाहवाही हुआ होगा, बहुत नाम हुआ होगा और उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो ये काम बच्चा देखकर सीखेगा, तो ये सोचेगा कि हम भी करें। तो ये चीज़ हुआ। और अतीत से हमको पता चलता है कि जो हमारे लोग, अपने लोग या हमारी सरकार ये गलती की है, तो ये चीज़ गलत है, हम इस चीज़ को दोबारा ना करें। अगर हम लोग अतीत नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं रहेगा कि ये काम इसने किया और इसका रिजल्ट गलत मिला। तो इसीलिए अतीत जानना बहुत ज़रूरी है, और अतीत से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। यह सत्य भी है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे। यह कुछ प्रश्न हैं जिनके अन्वेषण इस विषय में किया जाएगा। ठीक है, संस्कृति के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। संस्कृति से ही तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अपना ड्रेसअप उसी अकॉर्डिंग करते हैं, संस्कृति के अकॉर्डिंग। कहीं के लोग साड़ी पहनते हैं, कहीं के लोग सूट पहनते हैं, कहीं कुर्ता पजामा पहना जाता है, कहीं जीन्स शर्ट पहना जाता है। तो वो हमारे संस्कृति के अकॉर्डिंग ही करते हैं, और ये हमें मार्गदर्शक भी होता है हमारे लिए, ये बहुत हमारी सहायता करता है। इसका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे एवं मूल्यों की प्रशंसा करे। तो यही सब टॉपिक के जो भी क्वेश्चन बताए यहाँ पे, ये सब माइंड में आना चाहिए, और लाइए आप लोग अपने माइंड में। और यही सब क्वेश्चन का जानकारी हमको इस सब्जेक्ट में मिलेगा, सोशल साइंस सब्जेक्ट में मिलेगा।
घ में बोलता है शासन और लोकतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि जो ये प्रधानमंत्री बने हैं जो भी हैं, तो वो कोई बच्चा क्यों नहीं बनता है। आ सकता है ना क्वेश्चन, अभी तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो हम क्वेश्चन आएगा कि कोई उम्र होगी इसकी। जो प्रधानमंत्री बनता है तो वो उसको सब लोग क्यों सुनते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा माइंड में। प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश के राजनीतिक कार्य प्रणाली की समझ होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो इस पुस्तक में है, इस सब्जेक्ट में है आगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं घटक क्या हैं। जैसे भारत जो है, भारत को एक लोकतंत्र देश बोला जाता है। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन, इसे लोकतंत्र बोला जाता है। तो इसका कार्य प्रणाली क्या है। अब लोकतंत्र है तो इसके बारे में जानेंगे ना, कैसे इसको लोग हैंडल कर रहे हैं भाई, तो ये सब माइंड में आएगा। तो ये सब इस बुक में पता चलेगा, इस सब्जेक्ट में पता चलेगा कि हाँ ये सब कैसे होता है। इसके अधिकार क्या है, लोकतंत्र के क्या अधिकार हैं एवं इनके कर्तव्य अथवा धर्म क्या है। जो हमारे प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, इनका क्या काम है, इनका धर्म क्या है। क्या अन्य देश में अलग प्रणाली अपना, या माइंड में आता होगा कि इंडिया में तो ऐसा सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान में कैसे चल रहा होगा, अफगानिस्तान में कैसे चल रहा होगा, और अदर कंट्री है क्या वहाँ भी इसी टाइप का है, वहाँ भी मुखिया बनते हैं, मुखिया को वहाँ पे मुखिया ही बोला जाता है, प्रधानमंत्री को वहाँ पे प्रधानमंत्री ही बोला जाता है, या कोई और टाइप का शासन व्यवस्था है। ये सब हम जानेंगे। यदि हाँ तो वे कौन सी है। विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क, जैसे हम लोग का स्टेट वाइज, अपना राज्य वाइज है संपर्क। हम झारखंड के निवासी हैं तो आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे JCRD लिखा होगा। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोग देख सकते होंगे अपने बुक में यूपी लिखा होगा, यूपी बोर्ड। तो सब स्टेट वाइज है वो सब। अब स्टेट को कनेक्ट करने के लिए एक CBSE बोर्ड भी होता है, वो हर स्टेट में सेम पैटर्न फॉलो करता है, और हम लोग स्टेट में आ जा सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ के स्पेसिफिक हम लोग निवासी हैं। हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट भी बनना है तो उसी स्टेट से बनेगा। अदर स्टेट में हम लोग आ जा सकते हैं, छूट है, तो वो सब कनेक्शन का काम करते हैं। तो क्या हम लोग दूसरे देश में भी जा सकते हैं, जैसे अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, वैसे एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं हम लोग बिना कोई रोक टोक का। तो ये सब जानेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट में। कैसे संपर्क स्थापित करता है, कॉल करेंगे तो दूसरे जगह कॉल करने का क्या सिस्टम है, अदर कंट्री में कैसे कॉल लगता है, अपने इंडिया में तो अलग अलग स्टेट में कॉल करके बात कर लेंगे, सब कुछ होगा। अदर कंट्री के लिए क्या सिस्टम है, कॉल लगेगा कि नहीं। जैसे इंडिया का स्टार्टिंग नंबर 91 होता है, 91 से स्टार्ट होता है, इंडिया का कोड नंबर है वो। इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय अथवा राष्ट्रीय नीतियों पर अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे, और हम जानेंगे कि क्या काम होता है, क्या सिस्टम है, तभी तो सही गलत डिसाइड कर पाएंगे ना, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। सुने होंगे पुलिस लोग कहीं कहीं पे फालतू का पैसा किसी किसी से ले लेता है, कौन सी गलती की कैसी सज़ा है, इस टाइप का चीज़ हम लोग जानेंगे। गलती करने पे क्या होगा, कोई चोरी किया तो उसको किस टाइप का दंड मिलेगा, सब कुछ जानेंगे इसमें। हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, इसके बारे में भी जानेंगे। हर कोई के घर में कोई ना कोई काम करने वाले होंगे, जॉब करने वाले होंगे, कमाने वाले होंगे। हर किसी के घर में, हर किसी के घर में पैसा आता होगा। कहाँ से आता है वो पैसा, हर किसी के घर में नोट आता होगा, सिक्का आता होगा, हर कोई पैसा रखना चाहता होगा।
दुकान जाते होंगे, पैसा के बदले में कुछ सामान देता होगा, तो ऐसा क्या सिस्टम है, कहाँ से आता है ये पैसा, कौन बनाता है, हम क्यों नहीं बनाते हैं, ये सब चीज़ माइंड में आ रहा होगा। कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा वास्तव में क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार संवैधानिक उपयुक्त प्रबंध किया जा सकता है, यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया को निर्धारित करेगा जो हमें इस प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता करेगा। तो आर्थिक के बारे में है कि जैसे हर कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ रहे हैं, सब कोई पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, सब कोई पढ़ता है तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बोला जाता है कि भारत को साक्षर बनाया जाएगा, भारत को 100% साक्षर बनाना है, कोई तो काम होगा इसका, कुछ तो ज़रूरत होगा, पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज होगा तो गलत सही पता चलेगा, क्या करना चाहिए, आइडिया मिलेगा किसी काम को करने का। जैसे भोजन सबके लिए ज़रूरी है, वस्त्र, आश्रय और जल सबके लिए ज़रूरी है, और जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके लिए शिक्षा ज़रूरी है, रोजगार ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी है, जॉब करेंगे तभी तो कमाएंगे, तभी तो पैसा आएगा, घर में पैसा आएगा तभी तो कुछ खरीद पाएंगे, और कुछ खरीदेंगे तभी तो खा पाएंगे, पहन पाएंगे। तो इसके बिना खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए ये सब के बिना एक घर नहीं चलेगा, एक फैमिली नहीं चलेगा, तो हमारा कंट्री जो है किसके बिना नहीं चलेगा, अर्थव्यवस्था के बिना नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था, अब हमारी कंट्री के पास पैसा नहीं रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग कहाँ पे काम करेंगे। अगर कहीं पे कोई काम नहीं है तो हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे जॉब करने, स्कूल अगर नहीं होता तो कहाँ पे पढ़ते आप लोग, कहाँ पे पढ़ाते आपके टीचर, आपके पेरेंट्स कहीं काम करने जाते होंगे तो वो कहाँ पे जाते, अपने घर में तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं होगा, खेत है तो चावल दाल गेहूँ ये सब हो सकता है, पैसा तो नहीं हो सकता है, फिर कपड़ा कहाँ से खरीदेगा, सब कुछ तो एक को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है अर्थव्यवस्था मैनेज करता है इसको। अर्थव्यवस्था एक टर्म है, एक वर्ड है, एक शब्द है, जिसमें इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। मुद्रा वास्तव में क्या है, पैसा क्या है, कैसे बनता है, इसका यूज क्या है यूज तो पता होगा सबको, बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं होता है। तो ये ज़रूरी क्यों है, इतना क्यों बनता है। रेट जो है सब्जी का कभी 5 रुपये हुआ करता था, कभी 8 रुपये हुआ करता था, कभी 10 रुपये हो गया, कभी 40 रुपये हो गया, तो ये क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस में। तो हम लोग सोशल साइंस में वही चीज़ पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा सोशल साइंस बुक का रिव्यू, मतलब उसके बारे में जानेंगे कि हाँ सोशल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, एसएसटी क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लोग पढ़ते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास से चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 1 नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन क्लास था ये। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, और आपके कोई दोस्त होगा, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव में, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।